अगर आप एक भारतीय हैं और अपने इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो आपके जहन में एक बात जरूर आनी चाहिए कि आखिर भारत में आयुर्वेद क्यों हमेशा बोला जाता है, क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है, इसका इतिहास है क्या, आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या है। शायद ये नसीहत उठाने की आप कोशिश न किए हों या किए भी हों, तो चलिए इस पर कुछ मैं ही नसीहत उठाता हूँ, शायद आपके काम में आ जाए वो जानकारी और मेरे काम में भी आ जाएगी। साथियों, आयुर्वेद का जन्म किसी प्रयोगशाला में नहीं माना जाता, खासकर भारत में किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की चेतना से हुआ। मानने वाले बोलते हैं कि इसका ज्ञान स्वयं ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को दिया था और फिर अश्वनी कुमारों, जिनको वैदिक काल के देवता अर्थात चिकित्सक के रूप में देखा जाता है, के माध्यम से यह ज्ञान मानव जाति तक पहुंचा। यह वह समय था जब प्रकृति और मानव के बीच कोई भेद नहीं था। हर पत्ती, हर नदी, हर पर्वत में एक दैवी स्पंदन महसूस किया जाता था। ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से यह समझा कि ब्रह्मांड में जो कुछ है वही पिंड अर्थात अपने शरीर में है। उपनिषदों में वर्णित एक दार्शनिक विचार इस सिद्धांत को पुष्ट करता है। जैसे उपनिषदों में लिखा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ है जो पिंड अर्थात सूक्ष्म शरीर में है वही ब्रह्मांड अर्थात विशाल ब्रह्मांड में है। साथियों, यह ज्ञान अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना और जहां पहली बार लोगों के उपचार और औषधियों का व्यवस्थित वर्णन दिया गया। जब आगे इस ज्ञान को देखा जाता है तो इसका जो प्रसार हुआ अर्थात विकास हुआ, वो ज्ञान की सरिता के प्रवाह के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। वैदिक काल के बाद आयुर्वेद ने अपने पंख फैलाए। इस दौरान दो महान ग्रंथ रचे गए जिन्होंने आयुर्वेद को एक सुव्यवस्थित शास्त्र का रूप दिया, जिसमें पहला ग्रंथ चरक संहिता है और आप लोग सुने ही होंगे इसके बारे में। महर्षि चरक ने इसे काय चिकित्सा अर्थात आंतरिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर केंद्रित किया। यह ग्रंथ सिर्फ रोगों का इलाज नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि शरीर और मन का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह एक तरह से स्वस्थ जीवन के जीने की दार्शनिक नियमावली प्रदान करता है। चरक ने कहा कि एक सच्चा चिकित्सक सिर्फ शारीरिक रोगों का इलाज नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की समग्रता को समझता है। आगे जब दूसरी संहिता अर्थात अपने ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें आता है सुश्रुत संहिता। इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर हो। इसे शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी का बाइबल माना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने इस ग्रंथ में जटिल सर्जरी उपकरणों का वर्णन और प्लास्टिक सर्जरी जैसी उन्नत तकनीकों का ज्ञान दिया। सोचिए, जिस रिसर्च पे आज दुनिया पहुंची है, उसको हमारे भारत में कितने वर्षों, कितने समय पहले ही सामने रख चुका है। इसलिए तो साथियों, भारत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। सुश्रुत ने समझा दिया कि कभी कभी जीवन को बचाने के लिए काटने और जोड़ने की कला भी उतनी ही आवश्यक है जितनी औषधियां हैं। इन दोनों ग्रंथों ने मिलकर आयुर्वेद को एक पूर्ण और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में
स्थापित किया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी सभ्यता, संस्कृति या कोई भी ऐसा ज्ञान अपने उत्कर्ष पे एक समय पहुंचता है, उसका चरम स्तर आता है, फिर कुछ न कुछ ऐसा कारण जरूर आ जाता है जिससे उसका कुछ पतन सा होने लगता है। वही कारण हमारे आयुर्वेद ज्ञान के सामने भी आए और कुछ ऐसी ही स्थितियां यहाँ भी बनी। ज्ञान की अर्थात जो आयुर्वेद हमारा अपना ज्ञान प्रसार कर रहा था, इसको जब इसकी अग्नि परीक्षा आई, अर्थात मतलब इसको फलने फूलने में जब इसके सामने समस्याएं आने लगी, तब आगे कैसे इसका प्रसार होता है इसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, गुप्त काल को आयुर्वेद का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस दौरान अष्टांग हृदय जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए जो पिछली संहिताओं के सार थे। महर्षि वाग्भट का नाम आपने सुना ही होगा। इस ग्रंथ में चरक सुश्रुत दोनों की संहिताओं का सार संकलित किया और अष्टांग हृदय को संग्रहित किया। महर्षि वाग्भट ने इस ग्रंथ के माध्यम से उन दोनों सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का जो मुख्य सारांश था उसको पिरोने का प्रयास किया। उन्होंने जीवन को एक कला के रूप में देखा और कहा, आयुर्वेद कला है, विज्ञान है और जीवन का दर्शन है। लेकिन फिर भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर आया जिसने इस ज्ञान की धारा को, अर्थात जो इसका धारा प्रवाहित हो रही थी, वो धीमा कर दिया। अनेक पुस्तकालयों को जला दिया गया और गुरु शिष्य परंपरा में बाधा आने लगी। यह वह समय था जब आयुर्वेद को अपनी ही भूमि पर संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगा जैसे ज्ञान की नदी सूखने लगी हो। फिर कुछ समय बीता और समय और स्थितियां बदली और इसके बाद कुछ आधुनिकता के तत्व आए। उसके साथ हमारे आयुर्वेद का कैसे पुनर्मिलन होता है, इस पे चलिए देखते हैं कुछ। औपनिवेशिक काल और आधुनिक विज्ञान के आगमन के साथ आयुर्वेद को अक्सर अंधविश्वास कहकर खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन यह ज्ञान इतना गहरा था कि इसे मिटाना असंभव था। स्वतंत्रता के बाद सरकार और विद्वानों ने आयुर्वेद के पुनर्जागरण के लिए प्रयास किए। साथियों, आज आप लोग देख ही रहे होंगे, चाहे योग हो या आयुर्वेद हो, यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। लोग समझ रहे हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ दवाएं ही काफी नहीं है, बल्कि जीवन शैली, आहार और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितनी ही दवाएं हैं। आज आयुर्वेद एक बार फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई वस्तु नहीं है बल्कि जीवन की एक संपूर्ण अवस्था है जिसका आधार प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध है और जिसे हम भारतीय और हमारा भारत सदियों से संजोए आ रहा है। यह हमें सिखाता है साथियों कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा का एक अविभाज्य संगम है। तो साथियों, ये रही कुछ अपने आयुर्वेद के बारे में 2-4 लाइनें, और शायद आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी हो। और फिर किसी इसी तरह वीडियो में आगे मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।